हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। आज आपके लिए साथी बहुत ही महत्वपूर्ण जीके की क्लास, जिसमें जितने भी आपके स्पेशल जीके के टॉपिक हैं वो मैंने सबके सब कवर करने की कोशिश की है। हर एक के 15-15, 20-20 क्वेश्चन, जिससे आपको पूरा एक सारे के सारे स्पेशल जीके टॉपिक का आइडिया हो जाए, अंदाजा हो जाए। तो सबके सब तैयार हो? गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब अपनाया गया? 1940 में इसको बनाने के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी की अध्यक्षता इलियोनोर रूजवेल्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इलियोनोर रूजवेल्ट के द्वारा इस कमेटी की स्थापना की गई है। इलियोनोर रूजवेल्ट इस कमेटी की अध्यक्षता, जबकि स्थापना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग हुआ करता था उसके द्वारा। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें 30 अनुच्छेद थे, जो बिना किसी भेदभाव के धरती के सभी मानवों को मानव अधिकार प्रदान करता है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 30 अनुच्छेद। इसी को साथी मानवाधिकारों का अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहते हैं, या मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। इसलिए 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सन 1689 में किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी, जिसमें राज्यों के देवी अधिकारों की आलोचना की गई थी? मतलब जिसमें साथी राजाओं की कह के आप कह सकते हो कि राजा की सीमित शक्ति की बात कही गई, कि राजा कोई देव नहीं है, देवता नहीं है, राजा की भी शक्ति सीमित है, राजा मानवाधिकारों का हनन नहीं कर सकता। इस किताब के लेखक जॉन लॉक करके थे। इस किताब के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक। मानवाधिकारों की पहली पीढ़ी के जो अधिकार होते हैं, इन्हें किस रंग का अधिकार कहते हैं? ये साथी लिबर्टी या स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। लिबर्टी अथवा स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ये जो 3 पीढ़ियों में मानवाधिकारों को बांटा, मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों में बांटने का जो काम किया, ये एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कारिल वासेक। इनका नाम क्या था? कारिल वासेक करके व्यक्ति थे। इन्होंने मानवाधिकारों को 3 पीढ़ी में, पहले को सती नेगेटिव राइट्स कहा, जो कि सरकारों के खिलाफ व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है। दूसरी पीढ़ी के अधिकार, ये शिक्षा, संस्कृति आदि से संबंधित है, जिनको रेड अधिकार भी कहा गया। जबकि साथी जो तीसरे, जिसे हम लोग सामुदायिक अधिकार कह देते हैं, जैसे स्वच्छ पर्यावरण इत्यादि का अधिकार, ये सब। और चौथे आजकल के जमाने में डिजिटल अधिकार। तो इनको पहली पीढ़ी के अधिकारों को क्या कहा जाता था? ब्लू राइट्स। जबकि सेकंड पीढ़ी के अधिकारों को रेड राइट्स का। यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में पुरुष के स्थान पर ह्यूमन शब्द जोड़ने का सुझाव किसने दिया था? मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 1 में सभी मानव जन्म से स्वतंत्र और समान, गरिमा और अधिकारों में जन्म से स्वतंत्र और समान। तो ये जो पुरुष शब्द है, इसके स्थान पर ह्यूमन शब्द जोड़ने का सुझाव ये हंसा मेहता ने दिया। किसने? हंसा मेहता। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये किस तिथि को हुआ है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन ये किस तिथि को हुआ? क्वेश्चन नंबर लिखे बिना उत्तर मत दीजिए, कहोगे बड़े भैया। ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 कहते हैं, यह 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। इस कानून की धारा 3 के द्वारा, इस कानून की धारा 3 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। तो आपसे पूछा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन यह 12 अक्टूबर 1993 को, लेकिन किस कानून के जरिए? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 से। मैग्ना कार्टा किस वर्ष इंग्लैंड के राजा द्वारा साइन किया गया? पहली बार राजा ने अपनी प्रजा को कुछ अधिकार दिए, इसे सती अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया।
ये कब की बात है? ये 1215 में। इंग्लैंड के किंग जॉन की बात याद है, जिसने अपने जमींदारों को कुछ अधिकार दिए थे। यहीं से मानवाधिकारों का इतिहास शुरू हुआ है। यहीं से कह सकते हो मानवाधिकारों का विकास शुरू हुआ। मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के जो अधिकार होते हैं, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मानवाधिकारों की दूसरी पीढ़ी के अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, ये तो पहली पीढ़ी के। दूसरी पीढ़ी के हो जाते आर्थिक और सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। सामूहिक अधिकार जो होते हैं, ये तीसरी पीढ़ी के होते हैं। सातवें का भी एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन एक 6 सदस्यों की कमेटी होती है। इसमें टोटल कितने होते हैं? 6। एक होते प्रधानमंत्री, वो इस कमेटी की अध्यक्षता करते हैं। एक होते होम मिनिस्टर, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा में नेता विपक्ष, जो विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, और राज्यसभा में नेता विपक्ष। राज्यसभा में यह 6 लोगों की कमेटी होती है जो राष्ट्रपति को नाम की सिफारिश करते हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास होती है। इस कमेटी की अध्यक्षता किसके पास होती है? प्रधानमंत्री जी के पास। बात यह नहीं हो रही नियुक्ति कौन करता है, कि नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो सिफारिश ये 6 लोग करते हैं, ये कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। बात नियुक्ति की तो हो ही नहीं रही थी। सुन के समझ के उत्तर दीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, अच्छे से याद रखिएगा, एक अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य, प्लस 5 क्या हो जाते हैं? पूर्णकालिक सदस्य। 5 पूर्णकालिक सदस्य, 7 संस्थाओं के ये पदेन सदस्य होते हैं। 7 संस्थाओं के 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एनएचआरसी हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। प्रश्न संख्या 10, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें कौन सा नोबेल शांति पुरस्कार? हाल ही में इनकी आत्मकथा, ये दिया सलाई, दिया सलाई नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है, आत्मकथा। बचपन बचाओ आंदोलन के ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं कैलाश सत्यार्थी। जबकि बेजवाड़ा विल्सन जो हैं, ये सफाई कर्मियों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। सफाई कर्मियों के अधिकारों के लिए कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है? दिया सलाई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के स्थान पर, आयोग के स्थान पर। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यह पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? किसने साथी प्रतिस्थापित? तो 1946 से एक संस्था हुआ करती थी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। 15 मार्च 2006 से, 15 मार्च 2006 से आयोग की जगह किसने ले ली है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। आयोग की जगह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक में कौन से दस्तावेज शामिल नहीं है? इनमें से कौन से दस्तावेज है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय विधेयक या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक का पार्ट नहीं माना जाता? इसमें टोटल 3 दस्तावेज आते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक या इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, आईसीसीपीआर करके जो एक संधि हो जाती है, आईसीएससीआर करके संधि हो जाती है, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र। ये 3 आते हैं इसमें। जो यूएन चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है, वो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक में नहीं आता है। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ियों का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था?
किसने साथी सबसे पहले मानवाधिकारों को 3 पीढ़ियों में बांटा था? बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर मत दीजिए, मेरा लट्ठ लेके आ जाओ। बिना क्वेश्चन लिखे उत्तर मत दो, मुझे समझ नहीं आएगा किसका उत्तर दे रहे हो। मानवाधिकारों की 3 पीढ़ी, ये किसके द्वारा कहोगे भैया? कारेल वासिक के द्वारा। किसके द्वारा? कारेल वासिक के द्वारा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना ये किस वर्ष हुई? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना ये साथी किस वर्ष हुई है? अच्छे से याद रखिएगा। इस संस्था का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। सन 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन। आपका बिल्कुल सही है। ये अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जो मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करती है। यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन है? शिक्षा का अधिकार। अच्छे से याद रखिएगा, अनुच्छेद 26 में बाबू शिक्षा के अधिकार का वर्णन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का आदर्श वाक्य कौन सा होता है? जो एनएचआरसी है, इसका आदर्श वाक्य कौन है? आप इसकी तिथि भी बताइए। इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? एनएचआरसी में अध्यक्ष के अलावा कितने साथी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? कितने पूर्णकालिक सदस्य? बिल्कुल याद रखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिने। सर्वे भवन्तु सुखिने 12 अक्टूबर 1993। मानवाधिकारों की विशेषता अविभाज्य का क्या अर्थ है? कहते हैं कि मानवाधिकार अविभाज्य होते, मतलब आप मानवाधिकारों को तोड़ के नहीं दे सकते कि जीवन का अधिकार थोड़ा थोड़ा किस्तों में दे दें। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के किस मंत्रालय के पास आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का मुख्य उत्तरदायित्व है? तो मैंने हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन लिए हैं। आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसके पास है? कौन सा मंत्रालय भारत की सीमाओं के भीतर शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? याद रखिएगा, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र किन देशों से मिलकर बनाए जो मादक पदार्थ की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है? जो मादक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा सबके सब, ध्यान से, बहुत ही सावधानी से। गोल्डन ट्रायंगल, ये जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, लाओस म्यांमार थाईलैंड वाला हिस्सा है, यहां से साथी नशीली दवाओं का कारोबार होता है। भारत के उत्तर पूर्व में भेजी जाती है, वहां से बाकी जगह। नक्सलवाद का उदय 1967 में किस राज्य के नक्सलवाड़ी गांव से हुआ? जो नक्सलवाद आंदोलन है 1967 में किस राज्य से साथी? क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर दीजिए। हर एक चैप्टर की मुख्य मुख्य भूमिका दे रहा हूं, अच्छा लगेगा जब ये क्लास ओवर होगी। 1967 में किस राज्य के नक्सलवाड़ी गांव से? तो जो नक्सलवाद आंदोलन है यह पश्चिम बंगाल से निकला। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यह किस वर्ष पारित किया गया? यह भारत में आतंकवाद और जो आतंकवादी संगठन होते हैं, आतंकवादी संगठन, इन सब पर जो कार्रवाई होती है इसी कानून के तहत होती है, जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होते, इसी के द्वारा संगठनों को आतंकवादी संगठन, इसी के द्वारा व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जाता है। 1967। जबकि एफएसपा कब आया? 1958। जबकि साथी ये 1980 में क्या जाता है? एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और 2002 में याद रखिएगा ये पीएमएलए एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो है। एफएसपा सबसे पहले किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। सबसे पहले ये नागालैंड में लगाया गया था। सर्वप्रथम कहां पर? नागालैंड में। यह साथी किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है, डिस्टर्ब एरिया घोषित करता है। और जो एरिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब घोषित होते हैं एफएसपा के तहत,
जहां पर एफएसपा लगता है वहां आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है। 1958 1958 भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इनमें से कौन सा बल जिम्मेदार है? भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारत पाकिस्तान भारत कहोगे भैया। देखिए सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा, भारत में आंतरिक सुरक्षा के लिए यह सबसे बड़ा अब कहोगे पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल है। यही साथी नक्सलियों के विरुद्ध या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए सीआरपीएफ। सशस्त्र सीमा बल भारत भूटान भारत नेपाल की सुरक्षा, भारत नेपाल भारत भूटान सीमा की सुरक्षा। आईटीबीपी भारत तिब्बत या भारत चीन सीमा की सुरक्षा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जीवन पर्यंत कर्तव्य 1 दिसंबर 1965। भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान पूर्वोत्तर लोगों के मित्र के रूप में किस बल को जाना जाता है? इसका हेडक्वार्टर भी शिलोंग में, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में। यह भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करती है और यह साथी उत्तर पूर्व में जो उग्रवाद है, उत्तर पूर्व में उग्रवादियों के खिलाफ भी निपटने का काम करती है। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, सबसे पुराना यह पैरामिलिट्री फोर्स है, सीएपीएफ है। इसे कछार लेवी के नाम से जाना जाता था। सन 1835 में एक प्राइवेट मिलिशिया होता था कछार लेवी, असम राइफल्स, अच्छे से याद रखिएगा, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। शिलोंग इसका हेडक्वार्टर है, मेघालय की राजधानी। 26/11 मुंबई हमलों के बाद 2008 में किस विशेष आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी? इसका जो एक्ट अधिनियमित किया गया वो 31 दिसंबर 2008, जबकि अस्तित्व में जो आई है, अस्तित्व में यह संस्था जब इसका पहला डायरेक्टर जनरल इत्यादि बना, यह जनवरी 2009 में। इसका काम आतंकवाद घटनाओं की जांच करना, जहां जहां भारत में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिसे साथी गृह मंत्रालय के तहत आती है। किसके तहत? गृह मंत्रालय के तहत। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जिन क्षेत्रों में नक्सल है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो हैं, इनको भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? इनको भौगोलिक रूप से, अरे मेरे भाई हिमांशु मिलेंगे हैंड रिटेन, सब्र कर ले। अब रात से तुरंत क्लास में आ गया, सुबह करेंटली रात में 1 मिनट नहीं सोया हूं मैं रात में, कहोगे भैया इसको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, लाल गलियारा या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कह दिया जाता है इसको साथी। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो गृह मंत्रालय वो किस नाम से जाना जाता है? जानता है गृह मंत्रालय नक्सलवाद को किस नाम से? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। जीवन पर्यंत कर्तव्य किस सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य? 1 दिसंबर 1965 को स्थापना, 1 दिसंबर 1965 को स्थापना। भाई 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना। 1949 में नाम बदला गया, पहले सीआरपी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, 1949 दिसंबर में सीआरपीएफ। बीएसएफ जीवन पर्यंत कर्तव्य। एनएसजी 1984 1986 में गठन। ब्लैक कैट कमांडो भी कह देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ब्लैक कैट भी इनको कह दिया जाता है। तो जबकि आईटीबीपी हिमवीर, आईटीबीपी हिमवीर प्रश्न संख्या 27 का भी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1984 में किस बल का गठन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए किया गया? किस बल का गठन आतंकवादी गतिविधि, जैसे साथी कहीं पर कोई विमान अपहरण हो जाए या जहां पर गंभीर एक सिचुएशन आ जाए, आतंकवादी कोई घटना है जहां आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना लिया है, जैसे अपना मुंबई में साथी 26/11 हमले के दौरान मुंबई में बहुत सारे लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था, तब एनएसजी को बुलाया गया था। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। फुल फॉर्म क्या हो जाती भैया एनएसजी की? सबके सब लिखकर बताइए। जीरो एरर फोर्स भी कह देते हैं। इसके काम में लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती। भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सा बल तैनात रहता है? भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए
इसकी स्थापना 1962, भारत चीन 1962 युद्ध के बाद में भारत चीन सीमा की सुरक्षा के लिए यही बल मानसरोवर यात्रा का भी आयोजन करवाता है। मानसरोवर यात्रा में भी यह बल साथी सहायता करता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, परिवर्तन निदेशालय मुख्य रूप से किन कानूनों के तहत वित्तीय अपराधों की जांच करता है? ईडी जिसको बोल देते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यह मोटे तौर पर वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। इसके तहत वित्त मंत्रालय जो साथी पीएमएलए एक्ट होता है, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा अधिनियम 1999, जबकि पीएमएलए 2002 में आया, 2005 से लागू। तो ये जो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट है और विदेशी मुद्रा अधिनियम है, इनके तहत वित्तीय अपराधों की जांच के लिए ईडी बुलाई जाती है। इनके तहत सीबीआई को अपनी जांच की शक्तियां किस अधिनियम से प्राप्त होती हैं? सीबीआई को अपनी जांच की शक्तियां 1963 में इसकी स्थापना की गई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। इस कमेटी की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर। वैसे साथी स्वायत्त संस्था है, परंतु जो प्रशासनिक तौर पर कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करती है। कार्मिक मंत्रालय जिसको डीओपीटी कह देते हैं, जिसे डीओपीटी कह देते हैं, इसके लिए एक अलग कानून है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम। दिल्ली पुलिस मत कर देना, दिल्ली और पुलिस के बीच में विशेष है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1940। इसके तहत सीबीआई को जांच की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसके तहत सीबीआई को जांच की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सशस्त्र सीमा बल मुख्य रूप से किन सीमाओं की सुरक्षा? 1963 में इसका नाम पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो हुआ करता था। स्पेशल सर्विस ब्यूरो, इसका काम चीन सीमा पर स्थित जो क्षेत्र हैं उनमें ट्रेनिंग आदि देकर, कुछ जासूसी आदि का काम ट्रेनिंग देकर सीमाओं की सुरक्षा। बाद में इसको सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। पहले रॉ के अधीन होती थी ये, फिर इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल। अब भारत नेपाल, भारत भूटान सीमा की सुरक्षा 1963 में गठन। यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? जो यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण होता है, इसके तहत याद रखिएगा हाई कोर्ट के जज इसकी अध्यक्षता करते हैं। साइबर सुरक्षा की घटनाओं की रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया के लिए भारत की नोडल एजेंसी कौन सी है? 2004 में इसका गठन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करती है। यह संस्था किसके तहत काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत। इसको सर्टिन कहते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, इसको सर्टिन कह देते। रो नहीं होगा इसका उत्तर। भारत में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, यह किस सूची का विषय है? भारत में पुलिस जो है, सार्वजनिक व्यवस्था जो है, यह साथी किसका? शिवम कुमार तो एक बहुत ही सुअर किस्म का इंसान है, तो अगर इसको सामान्य तरीके से भी कह देता ना, तब भी वही बात होती। अरे मैं क्लास में अभी कैसे मदद कर दूं? क्लास के बाद में कह सकता है, या जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कर सकता है। ऐसा तो नहीं, मदद नहीं करते। तेरे जैसे को 99 रुपए में पढ़ाना गलत है, क्योंकि तू लीचड़ है। तुझे जितना भी पढ़ाऊंगा तो भी तू लीचड़ रहेगा। अरे कुत्ते की पूंछ में तेरे कहां लेके चला गया मैं उसके लिए? मैं यही तो हूं, अभी क्लास में हूं। क्लास के तुरंत बाद तेरी मदद ना करूं तो बता, कहने का तरीका सीख ले, समझा? बेकार बेकार बताएगा ना, दिमाग खराब हो जाएगा। दिन रात कर देते हैं, ना आवाज देखते ना शरीर का ध्यान। बना तू बना डीजीपी की पूंछ। भारत में पुलिस और लोक व्यवस्था, यह सब राज्य सूची का विषय है। गुप्त काल के दौरान पुलिस बल के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में भी देखो, पुलिस बल के मुख्य अधिकारी को
पुलिस बल के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुख्य अधिकारी। अभी क्या है ना, इंसान को तुरंत चाहिए सब, तो भाई मैं क्लास में से कैसे कर दूं? मैं छोड़ देता हूं पहले तेरी समस्या। भाई मुझे तेरी समस्या हल करने में क्या नुकसान है? मैं तो अच्छी बात है ना। ये कह सकता है सर मेरी ये समस्या है, मैं कहूंगा बाबू क्लास के बाद में हल कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल के दौरान पुलिस बल के मुख्य अधिकारी को फौजदार, कोतवाल, दरोगा, ये शब्द तो ये सल्तनत वल्तनत काल के बाद के हैं। इसको साथ ही महादंडाधिकारी, महादंडाधिकारी। मुगल काल में पुलिस के मुख्य अधिकारी को किस नाम से, मुख्य अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा, इसे साथी फौजदार कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पहली बार पुलिस सुधार किसने शुरू किए? पहली बार पुलिस सुधार ये किसने शुरू किए हैं? पुलिस सुधार किसने शुरू किए हैं? याद रखिएगा, सबसे पहले पुलिस सुधार ये कॉर्नवालिस के द्वारा। पूछे पुलिस अधिनियम 1861 ये किस आयोग की सिफारिश पर? आज भी जो पुलिस काम करती है इसी अधिनियम के सिफारिश पर 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई। तो पुलिस अधिनियम को कौन लेकर आया? पुलिस अधिनियम को कौन लेकर आया? ये 1860 का पुलिस कमीशन था। वो 1860 के पुलिस आयोग की गठन किसके अध्यक्षता में? 1860 में अंग्रेजी सरकार ने एक पुलिस कमीशन बनाया, एचएम कोर्ट की, एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में। किसकी? एमएच कोर्ट की अध्यक्षता में। और इसी की सिफारिश पर पुलिस अधिनियम 1861। 1977 में गठित राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आजादी के बाद में पुलिस सुधार को लेकर एक महत्वपूर्ण आयोग था, पुलिस सुधार को लेकर। याद रखिएगा, धर्मवीर। 1977 के राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अध्यक्ष धर्मवीर थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार प्रति लाख व्यक्तियों पर कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए? 1 लाख की जनसंख्या पर लगभग कितने पुलिसकर्मी? 1 लाख की जनसंख्या पर लगभग कितने पुलिसकर्मी होने चाहिए? हो गए भैया 222 के करीब होने चाहिए। अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? ये आईएफओएस है, फॉरेस्ट वन सेवा। 1966 में इसको अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा। तो राज्यसभा के विशेष बहुमत के प्रस्ताव से संसद को अधिकृत करती है, फिर संसद साथी किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करती है। भारतीय पुलिस सेवा की क्रेडिट कंट्रोल अथॉरिटी कौन सा मंत्रालय है? जो भारतीय पुलिस सेवा है, जैसे सती पर्यावरण मंत्रालय, जो पर्यावरण मंत्रालय होता है, यह भारतीय वन सेवा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। भारतीय वन सेवा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भारतीय वन सेवा की पर्यावरण मंत्रालय। जबकि कार्मिक मंत्रालय जो है आईएएस की, गृह मंत्रालय आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग, गृह मंत्रालय आईपीएस, कार्मिक मंत्रालय आईएएस, जबकि पर्यावरण मंत्रालय भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां स्थित है? यहां आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग होती है, यहां आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग, यहां आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग, यहां पर आईपीएस लोगों की ट्रेनिंग। तो याद रखिएगा सन 1948 में, सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यह हैदराबाद में स्थित है। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? ऑल इंडिया सेवाओं का जनक भारत में किसे कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय कहां पर है? यूपी पुलिस का वर्तमान हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्तमान हेडक्वार्टर कहां पर है? कहोगे भैया वर्तमान हेडक्वार्टर सिग्नेचर बिल्डिंग, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? और पुलिस जोन जो होते हैं, पुलिस जोन, इनका अच्छे से याद रखेगा। एडीजी लेवल का अधिकारी, कई जगह डीआईजी लेवल का अधिकारी, इनका अध्यक्ष होता है। कहोगे भैया उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस? आईजी लेवल का।
उत्तर प्रदेश में कुल कितने? 8, जबकि रेंज कितनी हो जाती है? 18। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एसीपी का पद यह किसके समकक्ष होता है? असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इसका पद किसके समकक्ष? जो सीओ होते हैं ना पुलिस जनपद में, सर्कल ऑफिसर, सीओ, या जिसको डीएसपी कहते हैं, कमिश्नरेट में उसको एसीपी कह देते हैं, कमिश्नरेट में उसी को एसीपी कह देते हैं। 49 का भी उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी, प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी, इसका गठन किस वर्ष किया गया? तो अच्छे से याद रखेगा, 1948 में। जिले का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, जिसको पुलिस कप्तान भी कह देते हैं, जो पुलिस जिले होते हैं वहां का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर लिखकर ही उत्तर दीजिए, बिना क्वेश्चन नंबर लिखे नहीं। होगे बड़े भैया, एसपी छोटे जिलों में, एसएसपी बड़े जिलों में। एक पुलिस थाने का प्रभारी आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर कह देते हैं। एसएचओ की फुल फॉर्म क्या है, जिसे थाना प्रभारी कह देते हैं? स्टेशन हाउस ऑफिसर। यह साथी इसी के कहने से रिपोर्ट दर्ज होती है, जांच इत्यादि को फाइनल किया जाता है। इंस्पेक्टर रैंक का होता है। अगर सब इंस्पेक्टर को थाने का चार्ज दिया जाए तो इसे एसएचओ नहीं कहते, इसको केवल एसओ कह देते, स्टेशन ऑफिसर। थाने के उस रजिस्टर को क्या कहते हैं जिसमें सभी कंप्लेंट, गिरफ्तारी और जितने गवाह इत्यादि होते हैं उनका विवरण, थाने से आवाजाही, किसको गिरफ्तार करके लाए, कहां पर रेड मारने गए, इन सब की चीजें, इसे अच्छे से याद रखेगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे जनरल डायरी कह देते हैं, जीडी एंट्री भी कह देते हैं थाने की। पुलिस पदानुक्रम में सबसे कनिष्ठ पद कौन सा है? अगर हम लोग पुलिस की पूरी एक रैंक व्यवस्था देखें तो सबसे छोटा पद कौन सा है? पुलिस की रैंक व्यवस्था में सबसे छोटा पद कौन सा है? याद रखिएगा, आरक्षी या कांस्टेबल, आरक्षी अथवा कांस्टेबल। प्रश्न संख्या 55, कार्बन सामग्री के आधार पर सर्वोत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है? देखिए, कोयले के उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है, जबकि कोयले के रिजर्व में झारखंड पहले स्थान पर है। एंथ्रेसाइट सेकंड पर बिटुमिनस, तीसरे पर हो जाता है लिग्नाइट। सबसे बेकार पीट, एंथ्रेसाइट बेस्ट क्वालिटी का कोयला है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य, इनमें से सबसे पुराना, और यहीं पर याद रखेगा बच्चा, भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी, यहीं पर भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी भी स्थित है, असम। असम। भारत में पाया जाने वाला 80% लौह अयस्क, यह किस कोटि का है? लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला। लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, इन तीनों में कौन सा आ जाता है? कहोगे सर तीनों में उड़ीसा पहला है। हमारे यहां पर हेमेटाइट, यह 80% लौह अयस्क हेमेटाइट कैटेगरी का है। तांबे के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य बताइए। तांबे के उत्पादन में, यह होमगार्ड के सिलेबस में भी खनिज, उत्तर प्रदेश के सिलेबस में भी खनिज, उत्तर प्रदेश के सिलेबस में भी खनिज, यूपी पुलिस के में, सबके सब उत्तर दीजिए। कहोगे भैया कॉपर के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। खेतड़ी माइंस आपको झुंझुनू जिले में, यह तांबे के उत्पादन के लिए। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक, अभ्रक का सबसे बड़ा, जबकि टिन केवल छत्तीसगढ़ में, टिन केवल छत्तीसगढ़। अभ्रक का आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही है, माइका। भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान तुमलापल्ली, यह किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खदान, जहां से यूरेनियम प्राप्त होता है, जबकि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करके जो कह देते हैं, यह जादूगोड़ा झारखंड में इसका हेडक्वार्टर है। जादूगोड़ा झारखंड में, तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। तुमलापल्ली आंध्र प्रदेश में। जादूगोड़ा के प्रसिद्ध खदानें, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की प्रसिद्ध खदानें, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावर माइंस राजस्थान, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का जावर माइंस। यहां पर याद रखिएगा, यह साथी चांदी और जिंक दोनों के लिए प्रसिद्ध है, चांदी, जिंक इत्यादि। चंदन के वृक्ष
मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? जो चंदन के वृक्ष होते हैं मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन क्षेत्र कौन सा है? टाइडल फॉरेस्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा, अच्छे से याद रखिएगा, यह साथी सबसे बड़ा मैंग्रोव वन। ज्वारीय वन को क्या कह दिया जाता है? मैंग्रोव वन भी कह दिया जाता है, सुंदरवन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर? अच्छे से याद रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र, अगर कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? बिना क्वेश्चन नंबर लिखे उत्तर दे रहे हो, क्वेश्चन नंबर लिख कर उत्तर दो, आपको भी चीजें समझ में आएंगी। भैया सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बताइए, जहां पर प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन केंद्र और राज्य दोनों में लक्षद्वीप पहले स्थान पर है। भारत के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा, इस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 40% हिस्से पर यह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अच्छे से याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी, जो कि गेहूं चावल इत्यादि के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रेगुर मृदा यह किस मिट्टी का दूसरा नाम है और किसके उत्पादन के लिए बेस्ट है? जो रेगुर मृदा होती है यह किसके उत्पादन के लिए बेस्ट है? काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए। ऊसर, रेहे और कल्लर यह किस प्रकार की मिट्टी होती है? ऊसर, रेहे और कल्लर यह किस प्रकार की मिट्टी है? ऊसर, रेहे और कल्लर यह किस प्रकार की मिट्टी है? ऊसा, रेहे और कल्लर यह लवणीय और क्षारीय मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हो इसको। भारत में मिट्टी को 8 श्रेणियों में वर्गीकृत करने वाली संस्था कौन सी है? 8 श्रेणियों में। तो जो हमारी साथी कृषि अनुसंधान परिषद है, इसने मिट्टी को 8 कैटेगरी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण भी आपका टॉपिक है, पर्यावरण एवं नगरीकरण। क्या आप सभी लोग कल से जानते हैं ना, 10 दिन 60 घंटे की महा तपस्या शुरू हो रही है, उसका टाइम टेबल आज रात को 9 बजे आ रहा है यूपी होमगार्ड चैनल पर। कितने बजे? अपने यूपी होमगार्ड चैनल पर। और कल की पहली क्लास बता देता हूं, सुबह 8 से 11 महिला सशक्तिकरण। पहली क्लास कौन सी है? महिला सशक्तिकरण। एक क्लास में खत्म करेंगे, एक एक करके पूरा बांध दिया 10 दिन का, 10 दिन में सब खबर हो जाएगा। और उसके बाद में जो तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स बढ़ेंगे, अगर सही टेस्ट लगाओगे, उल जलूल लगाए तो जैसे यूपीएसआई वाले बर्बाद किए लोगों ने, ऐसे बर्बाद हो जाओगे। सटीक टेस्ट लगाओगे तो फिर तुम कहोगे कि सर आनंद आ गया। लोग क्या करते हैं, टेस्ट को हार्ड बनाने के चक्कर में उसमें उल जलूल क्वेश्चन देते हैं, फिर पेपर में नहीं आया, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, यह स्टॉकहोम सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए, साथ में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई, इन दोनों की वजह से एजेंडा 21 का संबंध यह किस सम्मेलन से? UNFCCC, एजेंडा 21, यहीं पर जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता संधि, इन तीनों का संबंध किससे है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसको रियो समिट भी कह देते हैं, ब्राजील के रियो में, ब्राजील के रियो में अर्थ समिट 1992। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यह कहां पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय यह कहां पर स्थित है? कहोगे भैया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का
ये केन्या नैरोबी में 5 जून 1972, 5 जून 1972 राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ये कहां पर है? इसे शॉर्ट में नीरी कहते हैं। ये एनवायरमेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाई गई, एनवायरमेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाई गई। कहोगे भैया इसका हेडक्वार्टर नागपुर में, नीरी का। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना, जो पर्यावरण के मामले होते हैं उनके ऊपर साथी निर्णय देने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना यह 18 अक्टूबर 2010 को की गई। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोसिस्टम, स्कीमेट्रिक बताता हूं, टेंशन मतलब भाई का सिस्टम है, टेंशन मतलब अर्नेस्ट हैकल ने भैया इकोलॉजी शब्द दिया, इसने पारिस्थितिकी शब्द दिया, जबकि एजे टांसले ने, इसने एजे टांसले ने इकोसिस्टम। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम इकोलॉजिकल या जैव विविधता हॉटस्पॉट। देखिए भैया जैव विविधता शब्द की बात करूं, बायोडायवर्सिटी शब्द की, तो ये डब्ल्यू.जी. रोसेन ने, जबकि नॉर्मन मेयर्स करके व्यक्ति थे जिन्होंने जैव विविधता के साथ साथ हॉटस्पॉट शब्द भी जोड़ दिया। रेड डेटा बुक सन 1964 से कौन सी संस्था जारी करती है? जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की जानकारी होती है कि वो प्रजातियां जिन पर साथी संकट, जिनकी संख्या घट चुकी है। रेड डेटा बुक ये कौन जारी करती है? IUCN जारी करती है। जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय इन सीटू तकनीक का उदाहरण कौन सा है? जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय या इन सीटू तकनीक कौन सी इनमें से? इन सीटू का मतलब होता है जहां पर उनका प्राकृतिक आवास है वहीं उनका संरक्षण किया जाए। तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते इन सीटू, चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, ये सब एक्स सीटू होते हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनमें से 12 को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत का पहला नीलगिरी 1986 में। बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जहां न्यूनतम मानवीय गतिविधियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ऐसा क्षेत्र जहां कम से कम मानवीय गतिविधि होती है, कम से कम मानवीय गतिविधि, उसे कोर जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोर जोन। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? भारत में साथी टाइगर प्रोजेक्ट, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कह देते हैं, यह किस वर्ष शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए प्रोजेक्ट हाथी, जिसे प्रोजेक्ट एलिफेंट कह देते हैं, 1992 में। प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल 1970, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973। दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर पाया जाता है? इस राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, इस राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व। खींच कर लेकर चलो भाई मीटर, बहुत शाबाश। कहोगे भैया दुधवा टाइगर रिजर्व यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? कहोगे भैया विश्व आर्द्र भूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, जिसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते थे। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य, सर्वाधिक रामसर स्थल, सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है? यह तमिलनाडु में। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी गैस है जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है? इनमें से कौन सी गैस है जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है? एसिड रेन होती है। तो जब साथी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषण से उत्सर्जित होती है तो वायु में, पानी में मिलकर जो साथी ये H2SO4 बनाती है और ये HNO3 बनाती है। HNO3
ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूनेस्को के अनुसार भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल है? वर्तमान में भारत में कितने हो गए सर? 44। कुल क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? हो गए सर, भारत का 2.4 7th रैंक है, जबकि पानी 4% है। वाटर कितना है? 4%। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की वास्तविक लंबाई, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ, जबकि साथी है ईस्ट टू वेस्ट 2933 हो जाती है। और ये क्या हो जाती है? 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जम्मू कश्मीर लद्दाख सबसे ऊपर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 68.7, 8 डिग्री 4 से 34.6 और 68.7 से 97.25। तो ये यहां से लेकर 8.4 से लेकर 34.6, 8.7 जितने भी है हो गए भैया 3214। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस शहर के पास से गुजरती है? जो कि यूटीसी से प्लस 5.5 घंटे आगे है। यूटीसी या जीएमटी जिसको कहते थे, इससे 5.5 घंटे आगे। यह साथी प्रयागराज, इसे आप कह सकते हो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से यह भारतीय मानक समय लिया गया। पूछेगा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर आ जाता है साथी आपका झारखंड, फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल, फिर आ जाता है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भाई उत्तराखंड, फिर हो जाता है यूपी, फिर किस में आ जाता है? यूपी से होते हुए आई थिंक इधर उड़ीसा, एमपी, उड़ीसा होते हुए कुछ, फिर आंध्रा की तरफ चली जाती है। 5 राज्यों से गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ भाई सबके सब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। कहोगे सर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कच्छ और सबसे छोटा माहे। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य। कहोगे भैया गुजरात। सबसे कम गोवा। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप समूह को अलग करता है? जो 10 डिग्री चैनल है, ये किन 2 द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री। कहोगे भैया अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार को, लक्षद्वीप और मिनी कॉय को 9 डिग्री, मालदीव और मिनी कॉय को 8 डिग्री। पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे मतलब सबसे दक्षिणी। मुख्य भूमि का पूछता तो हो जाता भैया आपका केप कोमोरिन। सबसे पूछा दक्षिण में इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट, जिसको इंदिरा पॉइंट भी कह देते, पार्सन पॉइंट भी कह देते, पिग्मेलियन पॉइंट भी कह देते, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, रेड क्लिफ डूरंड, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की, मैकमोहन, भारत और चीन, भारत के अरुणाचल प्रदेश, चीन के तिब्बत। 99 का सी आपका बिल्कुल सही है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, यह किस देश के साथ है? यह कौन सा टॉपिक है? तुम में से कोई बताएगा क्या? यह कौन सा टॉपिक है
क्या आप में से कोई बताएगा ये हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? ये हमरा लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं रे बालक? होगी भैया भारत के पड़ोसी देश, सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, 3488 चाइना, 3323 पाकिस्तान, 1641 म्यांमार, 1751 नेपाल, 1751 नेपाल। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? श्रीलंका, देखिए डंकन पास, ये जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और जो बाकी का अंडमान है उनके बीच में डंकन पास, जबकि इसके बीच में 10 डिग्री, इधर आ जाते हैं निकोबार, इधर क्या आ जाते हैं निकोबार। पाक जलडमरू मध्य। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं? संगीत नाटक अकादमी कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मान्यता देती है? संगीत नाटक अकादमी कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मान्यता देती है? कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को संगीत नाटक अकादमी मान्यता देती है? कितनों को? होगे भैया 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों को मान्यता देती है। जबकि अवार्ड कितनों में देती है? अवार्ड 9 श्रेणियों में देती है, मान्यता 8 को देती है। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम बताइए। रुक्मणी देवी अरुंडेल और वी कृष्ण अय्यर, इनके सहयोग से बताइए। आनंद आ रहा है? टॉपिक रिवाइज होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है कम से कम 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तुम्हें अगर तुमने 10 दिन यूपी होमगार्ड वालों फिर से सुन लो। और रात को 10 बजे वाले जो टॉपिक है, सुबह 8 बजे वाले तो केवल होमगार्ड, रात के 10 बजे होमगार्ड कांस्टेबल दोनों के लिए 10 दिन 60 घंटे अगर तुमने क्लास ली, 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, लोग 15, 18, 20 से ऊपर नहीं जा पाएंगे और तुम लोग 37-35 प्लस मार के आओगे सेकंडों में। कितने का अंतर हो गया? कम से कम 20 क्वेश्चन का अंतर, कम से कम 20। तो मेरा आइडिया यही है कि तुम्हें 20 से 30 क्वेश्चन का अंतर कर दें, 20 से 30 क्वेश्चन का अंतर बाकियों से। लोग 65-70 पर रुक जाएं और तुम लोग 87-85-80 मार के आओ, बस ये एक अंतर है। और ये क्लास से संभव है। तुमने यूपीएसआई में देख लिया, तुम भरोसा करके क्लास लो, उसी भरोसे से तुम लोग उसको रिवाइज करके आओ, उसी भरोसे से क्या करके आओ? रिवाइज। और तुम अपनी आंखों से अपने आप में बदलाव देखोगे, तुम अपनी आंखों से हर दिन। तो डेली 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, सुबह 2-2.5 घंटे, शाम, उसको 2 से 3 बार उसी दिन रिवाइज करना। उसमें थ्योरी भी होगी, उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, केवल थ्योरी नहीं, केवल क्वेश्चंस नहीं। जितनी बार उससे रिवाइज करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे कि एक दिन ये 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसमें जितने कंप्लीट क्वेश्चन होंगे उनके एक लंबे 10-12 घंटे की मार दूंगा। फिर तुम साथे टेस्ट लगाना, और टेस्ट उल जलूल नहीं, उल जलूल टेस्ट परेशान करते हैं, सोचते कि आपको नहीं आता,